आज इमेजिन करो अपनी लाइफ का एक दिन जिसे तुम डिसीजन मेकिंग गेम की तरह खेल सकते हो। तुम्हारे छोटे से छोटा डिसीजन एक न्यू आउटकम और एक टाइमलाइन को क्रिएट करेगा। उस डिसीजन के फायदे भी हो सकते हैं और रिपरकशन भी हो सकते हैं। एंड इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो गेम की तरह तुम लास्ट चेक पॉइंट से शुरू कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? वेलकम बैक सिनेफाइल के 14। तो इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बनी फिल्म जो मैंने इस वीक देखी वो है रन लोला रन, डायरेक्टेड बाय टॉम टाइकवर। एक्चुअली पूरी मूवी एक 20 मिनट का सीन है जहाँ पे मानी लोला का बॉयफ्रेंड एक टेलीफोन बूथ से कॉल करता है कि उसे 100,000 जर्मन मार्क नेक्स्ट 20 मिनट में गैंगस्टर को डिलीवर करना है। बट द थिंग इज कि वो पैसे वो सबवे में भूल आया है और अब वो किसी होमलेस पर्सन के हाथ लग गया है। साउंड्स लाइक रोहित शर्मा। तो लोला उसे कहती है कि भाई पैनिक मत कर, मैं 20 मिनट में वहां आ रही हूँ, फिर सोच के बताऊंगी क्या करना है। जैसे वो 20 मिनट में वहां पहुंचेगी और अपने आप पैसे आ जाएंगे, है ना। तो मानी कहता है अगर 20 मिनट में लोला वहां पे नहीं पहुंची किसी आइडिया के साथ तो सामने देखने वाले सुपरमार्ट को लूट लेगा। तो लोला कहती है डन। और जो नेक्स्ट 20 मिनट है उसमें लोला को एक तो सोचना है कि भाई वो 100,000 जर्मन मार्क कहाँ से लानी है, प्लस उसको बर्लिन की सड़कों पे भागना है क्योंकि उसकी बाइक तो चोरी हो चुकी है। और इसी दौरान वो जितने डिसीजन लेती है और जितने लोगों से इंटरेक्ट करती है उसी के बेस पे 3 ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन हमें मूवी दिखाती है। बेसिकली मूवी फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म के थीम को फॉलो करते हुए जाती है। मूवी के ना 2 बैकबोन है जो इस मूवी को ना एकदम बांध के रखते हैं। पहला है फास्ट पेस एडिटिंग एंड दूसरा है भाई साउंड ट्रैक। ऊर्जा और दोनों ही भाई बहुत जबरदस्त। बिल्कुल मुझे तो पूरे टाइम उसने एज ऑफ द सीट रखा और इस मूवी को एक ग्रेट अनकन्वेंशनल थ्रिलर बनाए रखा। लोला और मानी के जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस हैं जो रेड कलर में होते हैं वो मूवी को एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उनके इमोशनल कनेक्शन को देखते हैं। प्लस और भी चीजें जो इसको और डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। जैसे 2 टाइमलाइन में गार्ड अपने हार्ट के पास हाथ रखता है और तीसरे टाइमलाइन में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में वही होता है, मतलब उसको हार्ट अटैक आने वाला था, ये पता था हमें 2 टाइमलाइन में ही। और छोटी छोटी डिटेलिंग है, जैसे मूवी का जो डायरेक्टर है वो हिचकॉक के वर्टिगो से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो बहुत सारे सीन में स्पाइरल्स को दिखाया। जब लोला स्टेयरकेस से नीचे उतर रही होती है तो स्पाइरल होता है। लोला के अराउंड बहुत सारे स्पाइरल शॉट्स लिए गए हैं और बैंक में एक लेडी की पोर्ट्रेट लगी हुई थी जिसके बालों में भी स्पाइरल होता है। एक इतने छोटे छोटे डिटेल्स मूवी में डेप्थ ऐड कर देती है। एंड जो मूवी का स्टाइल है, स्टेयरकेस वाला एनिमेशन हो गया, फ्लैशबैक्स को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना, उसके पापा का जो केबिन वाले जितने भी शॉट्स है वो एकदम डिजिटल कैमरा में शूट करना और लोला को भागते हुए ओवरहेड शॉट करना, डिफरेंट एंगल से शूट करना, ये सारी चीजें perfect. Everything, down to the last minute details. और जो कॉज एंड इफेक्ट वाला थीम है मूवी में, जितने भी बार लोला किससे इंटरेक्ट करती है हम उनके फ्यूचर ग्लिम्स देखते हैं कि वो आगे क्या होंगे या क्या बनने वाले हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगा मुझे। हर एक शॉट में डायरेक्टर की क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। डैम ब्रो, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं इस मूवी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। ये तो हो गई पहली मूवी की बात। अब चलते हैं इस मूवी के सेकंड मूवी की तरफ, विच इज एन आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा व्हेन हैरी मेट बनी तेरी राधा। Oh, not this यार। I'm talking about the OG When Harry Met Sally। Honestly तुम्हें बताऊं तो मुझे रोम कॉम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल लीस्ट फेवरेट जॉनरा है मेरा। रिसेंटली जो रोम कॉम मैंने देखा भी था वो था Anyone But You और वो इतना बेकार लगा मुझे। बट दिस मूवी, ओ माय गॉड, फनी AF। मेग रायन का मॉर्निंग वाला सीन देख के तो मैं हंस के पागल ही हो गया था। हैरी और सैली के आर्ग्यूमेंट्स थ्रू आउट द मूवी भाई बहुत फनी और इंटरेस्टिंग थे। एक छोटी चीज बोलना चाहूंगा, जब वो फोन पे बात कर रहे थे तो साइड बाय साइड सीन दिखता है जो कि 70s 80s में बहुत ज्यादा करते थे और वही इन्फ्लुएंस रन लोला रन में भी दिखता है। मूवी कॉमेडी के साथ साथ हमें एक रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है विच इज 100% एक्यूरेट भाई। प्लस लड़का लड़की दोनों के साइड के पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी को भी हम देखते हुए जाते हैं। सैली जहाँ पे अपनी सारी चीजों को मेटिकुलसली करती है, वहीं हैरी कभी कभी अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाता। एंड जो बुढ़े लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि कैसे उन्हें पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। और मूवी के स्टार्टिंग में हैरी की एक सिनिकल आइडियोलॉजी होती है कि is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. विच इज ट्रू बाय द वे। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसकी आइडियोलॉजी सॉफ्ट होते हुए जाती है। मूवी के एंड तक आते आते उसे पता लगता है कि ट्रू लव कैन बी फाउंड इन डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप। जब से मैंने पहली बार मेग रायन को टॉप गन में देखा था, नॉट इन 80s, मतलब 2 साल पहले जब मैंने पहली बार टॉप गन देखी थी, तब से लेके आज तक भाई दिमाग में फंस गई है। हैरी और सैली पूरे मूवी में सिंपल रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। जैसे हैरी बस एक चेक शर्ट पहनता है और एक जीन्स बस हो गया उसका, और सैली भाई एक ब्यूटीफुल फेस और मेसी हेयर, बस हो गया उसका। दोनों ही बहुत बढ़िया। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे 80s की मूवी देखने में मुझे बहुत मजा आता है। उसके 2 रीजन है। पहला है डीप डेप्थ ऑफ फील। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें चीजें रियलिस्टिक और नेचुरल ज्यादा अच्छी लगती है, ना कि सिनेमैटिक। एंड दूसरा है नॉन कलर ग्रेडेड फिल्म। कोई प्रीमियर प्रो या दाविंची तो था नहीं उस टाइम, तो ज्यादातर मूवीज नॉन कलर ग्रेडेड ही होती थी। ऐसा नहीं है कि कलर ग्रेडिंग हो ही नहीं सकती थी, हो सकती थी, पर एक वर्चुअली कलर ग्रेड करना और एक फिल्म पे कलर ग्रेड करना दोनों एक डिफरेंट चीज है। और यहाँ पे हम डायरेक्टर्स की
क्रिएटिविटी, शॉट सिलेक्शन, लाइट्स को कैसे यूज करते हैं, सीन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये सारे क्रिएटिव कॉल्स को हम देख सकते थे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि सब कुछ नेचुरल और रॉ है। तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कलर ग्रेडिंग के फेवर में नहीं हूँ। आज के टाइम पे तो भाई कलर ग्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे अगर कभी रूल सेट करने का मौका मिला तो मैं तो यही बोलूंगा सभी फिल्म मेकर्स को कि भाई रॉ फुटेज में शूट करो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और सीन जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही शूट करके लाओ अपने बेस्ट सेटिंग्स में। I'll give When Harry Met Sally a solid 8 out of 10. Moving on to the last thing जो मैंने इस हफ्ते देखा। Well, ये एक एनिमे है जिसका नाम है Serial Experiments Lane, एंड इस एनिमे का इंट्रो, ओ भाई, एंड यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड, जॉर्ज, सर्टिफाइड जॉर्ज। सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन एक 13 एपिसोड की छोटी सी एनिमी है जो बहुत बड़े बड़े थीम्स को कवर करते हुए जाती है, जैसे रियलिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन का एक यूनिक सा स्टाइल है थ्रू आउट द एपिसोड जो मुझे तो बहुत सही लगा, जैसे व्हाइट नॉइज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, शैडोज में ब्लड स्टेन वगैरह दिखता रहता है हमें, फोर्थ वॉल ब्रेक करके रियल वर्ल्ड ह्यूमंस को दिखाना, लेट 90s वाला जो एक एनिमेशन स्टाइल था वो, और डच शॉट्स होते हैं, डच टिल्टेड शॉट्स होते हैं, वो जो स्टाइल है ना मूवीज का बिल्कुल लेट 90s वाला यूनिक सा स्टाइल है जो अब रेप्लिकेट नहीं हो सकता। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन स्टोरी है लेन की जो ऑब्सेस्ड हो जाती है इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में, जिसे इस दुनिया में सब वायर्ड बुलाते हैं। FYI, इंटरनेट ये एनीमे जब आया था ना तब बिल्कुल नया नया मार्केट में आया था। ये एनीमे अपने टाइम से आगे का इसलिए लगता है क्योंकि इसमें अनफिल्टर्ड इंटरनेट की पॉसिबिलिटीज एंड उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करते हुए जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडेंटिटी। इंटरनेट पे लोगों की अलग ही पर्सनैलिटी होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोगों को फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे देखते हो, ध्यान में रखना ये सारी चीजें उस टाइम आई भी नहीं थी और इसने उस टाइम ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। दूसरा, दे क्रिटिक अनअपोलोजेटिकली ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो एक वर्चुअल वॉल के पीछे छुप के बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम का ट्विटर, फेसबुक कमेंट सेक्शन एक्सेट्रा। तीसरी चीज, डेडली गेम्स फॉर किड्स, जिसे खेलने से भाई मेंटल स्टेबिलिटी लूज कर सकता है कोई बच्चा या फिर डेडली सिचुएशन में पड़ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू जैसी गेम। चौथी है सीक्रेट सोसाइटीज जो इलीगल एक्टिविटीज और हिटमैन हायरिंग टाइप काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क वेब जहाँ पे ऐसी चीजें होती है। फिफ्थ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इंटरनेट यार किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ना बिल्कुल आग की तरह फैला देता है, जैसे एलियंस और ह्यूमंस ऑलरेडी मिल चुके हैं और वो एरिया 51 में बंद पड़े हैं। सिक्स्थ है, लेन के पास जो कंप्यूटर होता है नावी, उसके अंदर वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर होता है जो कि इस एनीमे के बहुत साल बाद जाके इंट्रोड्यूस हुए, जैसे सिरी और गूगल असिस्टेंट वगैरह। एंड स्पेसिफिकली ये बंदा जो अपनी आंखों पे एक डिवाइस पहन के चल रहा है जिसकी मदद से वो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में सीमलेसली इंटरेक्ट कर सकता है, विच क्लोजली रिजेंबल्स एप्पल्स विजन प्रो। एंड अभी एडिटिंग करते हुए ना एक चीज मुझे क्लिक हुई है कि जो एपिसोड के नाम है वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 करके हैं, जो मुझे लगा OSI मॉडल की तरह कहीं ना कहीं। और मैंने इस चीज को ना वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट पे चेक भी किया और हाँ, लिटरली उसी को रेफरेंस करने के लिए लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एपिसोड का नाम दिया गया। डैम ब्रो, मतलब जो चीज इंजीनियरिंग में पढ़ी थी मैंने वो एकदम से क्लिक हो गई। एंड एनीमे एक लेवल और आगे निकल के दिखाती है कि वायर को यूज करके कलेक्टिव अनकॉन्शियस को अनलॉक किया जा सकता है, जिससे रियलिटी एंड वर्चुअल वर्ल्ड में सीमलेसली ट्रैवल किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल इंटरनेट खुद ही है जो कि एक वर्चुअल कलेक्टिव अनकॉन्शियस है सभी का। और एनीमे में इसे ह्यूमन रेजोनेंस के थ्रू वायरलेसली अराउंड द वर्ल्ड सभी को कनेक्ट करने की बात होती है। जब तुम पूरा दिन वायर्ड में खोए रहोगे ना तो इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लोनलीनेस, लैक ऑफ रियल इंटरेक्शन विद पीपल, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। और ये सारी चीजें हम लेन के साथ होते हुए देखते हैं। अब एनीमे में इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर गॉड मोड अचीव करने की बात नहीं होती तो भाई वो क्या ही एनीमे है। वेल, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लेन इज अ गुड एनीमे व्हिच कवर्स अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड मैं इस एनीमे को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इतनी तारीफ करी, इतनी सारी चीजें बताई, लेकिन फिर भी 8 आउट ऑफ 10 क्यों? उसके पीछे ना रीजंस है, मैं बताता हूँ। पहला तो यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एनीमे, ठीक है, बट आई थिंक इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स एंड डीप इनफ। पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक मुझे स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। और इसे इवेंगेलियन से कंपेयर करो तो तुम्हें लगेगा कि भाई इवेंगेलियन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज, थ्रू आउट दिस एनीमे मैंने नोटिस किया कि किसी भी एपिसोड के बाद ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि चलो यार नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ये सब मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि एक जो एपिसोड के एंड में जो हुक होता है ना वो मेरे को मिसिंग लगा इसमें। एंड ऐसा भी नहीं लगता हर एपिसोड के बाद कि हम एक लेवल डीप जा रहे हैं। अगेन इन इवेंगेलियन पहले 12 से 13 एपिसोड तो भाई मेका एनीमे है ये, बट उसके बाद हर एक एपिसोड एक न्यू लेयर को ऐड करता है स्टोरी में और एज वेल एज कैरेक्टर्स में भी। एंड थर्ड इज एंडिंग। इवेंगेलियन की एंडिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। आज भी तुम यूट्यूब खोल के देख लो, वीडियोस बनती रहती है इस पे। वहीं लेन की एंडिंग ना बहुत सिंपल एंड लोफाई है, जैसे इवेंगेलियन एनीमे का जो लास्ट एपिसोड है एकदम हैप्पी एंडिंग जैसे टाइप हो जाता है, वो वाली एंडिंग है लेन की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे मैं एंड ऑफ इवेंगेलियन वाले एंडिंग की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल
लेवल एंडिंग, और इन रीजंस की वजह से ना सीरियल एक्सपेरिमेंट लेने का एस टीयर एनिमे नहीं बन पाती। एट मोस्ट ये ए टीयर एनिमे है। एंड वन लास्ट थिंग, तब मेरे दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स का क्या कहना है इस एनिमे पे। और जब मैंने सर्च किया ना और जो रिजल्ट्स निकल के आए, मैं उससे बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही वीडियो मिली इस बंदे की, डैडी व्यू करके, जिसने कोशिश करी है कि वो अपने व्यूअर्स को अवेयर कर पाए कि ऐसी कोई एनिमे एग्जिस्ट करती है और जिसपे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ व्यूज भी हो। और ये चीज ना ये बता रही है कि ये जो सो कॉल्ड एनिमे यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, ये कितने सरफेस लेवल और शैलो चीजें देखते हैं और सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हैं। माई हीरो एकेडमिया, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, ये सब दिखा लो बस इन्हें। क्लासिक्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और कोई एक्नॉलेजमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। एंड दैट्स इट यार। Another one. आज मैं तुम्हें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देता हूँ कि Eminem's life is a live action adaptation of serial experiment Lane. Let me give you some evidence. पहला है ड्यूअल आइडेंटिटी। लेन की दो आइडेंटिटी होती है, एक रियल वर्ल्ड में और एक वायर्ड वर्ल्ड में। दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी स्ट्रगल चलता रहता है। सेम Eminem की भी एक ऑल्टर ईगो होती है स्लिम शेडी, जिसकी वजह से Eminem और स्लिम शेडी के बीच में एक आइडेंटिटी स्ट्रगल बना रहता है। सेकंड इज अपब्रिंगिंग। लेन को हम स्ट्रगल करते हुए देखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उसके अपब्रिंगिंग के बारे में बहुत ही अनक्लियर डिटेल्स है। वहीं Eminem का भी अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल रहता है, जहाँ उसके फादर उसको छोड़ के चले जाते हैं उसके पैदा होते ही, और उसकी माँ के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग। लेन की हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एक शाय लड़की से वायर में एक पावरफुल एंटिटी बनने तक। वही हम एमिनेम की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एक स्ट्रगलिंग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिप हॉप बनने तक। फोर्थ है साइकोलॉजिकल स्ट्रगल। लेन साइकोलॉजिकल स्ट्रगल फेस करती है और अपने ही आइडेंटिटी और सैनिटी को क्वेश्चन करती है। वही एमिनेम की बैटल रहे मेंटल हेल्थ, एडिक्शन और जो इश्यूज उसको फेस करने पड़े अपने फेम की वजह से। फिफ्थ इज बिकमिंग गॉड। लेन इवेंचुअली वायर्ड में एक गॉड लाइक एंटिटी बन जाती है। वही एमिनेम को रैप गॉड भी माना जाता है। सिक्स्थ इज कल्चरल इम्पैक्ट। लेन का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है साइबर पंक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा में। वही एमिनेम का एक अनडिनाइबल इम्पैक्ट है पूरे पॉप कल्चर पे। सेवेंथ इज स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज, की कुछ सिमिलैरिटीज हैं सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन और एमिनेम के एल्बम कवर में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलिमिनेट। लेन अपने रियल लाइफ आइडेंटिटी को सबकी मेमोरी से इरेज कर देती है। एंड गेस व्हाट, एमिनेम के जो लेटेस्ट एल्बम है उसमें जो स्लिम शेडी पर्सोना है उसको एमिनेम ने हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया है। एंड दैट्स इट यार। इस हफ्ते मैंने ये 3 चीजें देखी। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस बारे में, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लगा और स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। मेरा डिस्कॉर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। यू आर वॉचिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।